हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। तो आज हम जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है तीसरा मॉक टेस्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे आपका टीजीटी का हो, चाहे आपका टेट का है, या फिर आपके कोई भी जो टेस्ट है जिसमें आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो रहते हैं इंपॉर्टेंट रोल जो है पार्टिसिपेट करते हैं, हम उसी पे जो है आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आ रहे होंगे। और आप जो है अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, तभी जो है आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है आप तक जो है पहुंच पाएगी। ठीक है, चलिए तो आज का मॉक टेस्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। करते स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, जो चरण कौन से हैं, संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालक एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। तो यहाँ पे जो है देखिए मनोवैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं, साथ में जो है उनके थ्योरीज का यानी कि उनके सिद्धांत का भी जो है नाम दे रखा है। तो आपने बताना है किसने जो है 4 चरणों की बात की है बौद्धिक विकास की, यानी कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है 4 चीजों की जो है बात कर रखी है। 4 उसमें जो है आपको उसकी स्टेजेस बता रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कौन है? फर्स्ट आपको दे रखा है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, सेकंड है फ्राइड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, फिर है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, फिर है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने तो आपको पता है कि नैतिकता पे बात की थी, मोलैरिटी पे बात की थी। तो इसमें जो है उन्होंने कोई भी ऐसी 4 स्टेजेस नहीं बताई है। फ्राइड ने भी जो है नहीं बता रखी है, एरिक्सन ने भी नहीं बता रखी है। एरिक्सन ने बताई है लेकिन उन्होंने 8 स्टेजेस की बात की है। ठीक है, सोशलाइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो जीन पियाजे ही होगा। इन्होंने ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बच्चे के जो है 4 स्टेजेस बता रखी है, 4 स्टेज में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सेंसरी मोटर है आपकी, ठीक है, प्री ऑपरेशनल है। तो इस तरह से जो है उनकी जो है 4 स्टेजेस जो है बच्चे की, वो इन्होंने ही जो है बता रखी है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, बता देती हूँ। सेंसरी मोटर है फर्स्ट, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस आपकी, फिर है आपकी कंकरेंट ऑपरेशनल, फिर है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो अलग अलग जो है 4 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, सभी में जो है अलग अलग बता रखा है उन्होंने। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर जो है थर्ड जो था ऑप्शन वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड। तो वाइगोत्स्की जो है, बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ठीक है, तो इनकी जो वाइगोत्स्की की जो लर्निंग थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग वाली थ्योरी। और उसमें उन्होंने बता रखा है कि बच्चा जो है किस तरह से चीजों को सीखता है, सोसाइटी में कैसे रहता है तो उन चीजों से कैसे सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है उन्होंने बच्चों में लर्निंग के लिए। फर्स्ट है सामाजिक, सेकंड अनुवांशिक, थर्ड है आपका नैतिक, फिर है आपका शारीरिक। तो वाइगोत्स्की जो है उनकी थ्योरी जब भी हम पढ़ते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट रोल किस चीज को देते थे? देखो, वो लर्निंग पे ज्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, लर्निंग पे ज्यादा बिलीव करते थे और मानते थे कि सोसाइटी में बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, जितना ज्यादा इंटरेक्ट वो सोसाइटी के साथ करता है, बच्चा उतनी ही ज्यादा चीजों को सीखता है। उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, जैसे बच्चा जो है अलग अलग स्टेज में उन्होंने बता रखा था कि जब बच्चा जो है जैसे ही सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रह रहा है, जो उसका रहन सहन है, वो सब चीजें जो है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वाइगोत्स्की के लिए बच्चों में लर्निंग की, वो करती है आपकी सोसाइटी, यानी कि सामाजिक समाज आपका। ठीक है,
चलिए, तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग है। तो ये तीनों थिंकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग। कोलबर्ग के द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो है आपकी मोलैरिटी पे, है ना, नैतिकता पे। तो यहाँ पे बता रखा है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जो मॉरल वैल्यूज हैं वो बच्चों को कैसे विकास कर सकते हैं एक टीचर्स। फर्स्ट ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर के, इंस्ट्रक्शंस देकर। सेकंड है धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर। फिर है आपका व्यवहार में स्पष्ट नियम बना करके। फिर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो मैं आपको कोलबर्ग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कोलबर्ग जो थे उन्होंने मोलैरिटी से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट दे रखा, नैतिकता विकास का सिद्धांत। उसमें वो क्या करते थे, वो बच्चों को जो है स्टोरी सुनाया करते थे, ठीक है, कहानियां जो है वो सुनाया करते थे। और जो कहानियां उनकी हुआ करती थी वो कैसी थी, नैतिकता पे आधारित, मोरल बेस्ड, ठीक है। और बच्चे हैं जो कहानियां सुनते थे और सुनने के बाद जो है कोलबर्ग क्या करते थे, उनसे क्वेश्चन किया करते थे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो उन्होंने जो है एक हेन्स वाली जो है कहानी, हेन्स वाली जो कहानी है वो सुनाई थी, ठीक है। तो उसी तरह से वो कहानियां सुनाते थे और मोरल बेस्ड उनकी कहानियां होती थी। जब वो उनसे क्वेश्चन करते थे तो बच्चे क्या देते थे, उस पे विचार करते थे, थॉट देते थे अपने, और फिर वो रिस्पॉन्स देते थे, ठीक है। उनकी थॉट हुआ, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो मतलब ये नहीं कि इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, रिस्पॉन्स पर बेस्ड है, ठीक है, मतलब सामने वाले के आंसर पर बेस्ड है। और हेज डेरिमा आपने सुन रखा होगा, जिसमें दुविधा उत्पन्न करते थे आपके कोलबर्ग कहानियों में बच्चों के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक साइड वो मॉरल वैल्यूज आ जाती थी और एक साइड जो है उनका जो फोर्थ कॉन्सेप्ट था उनका, ठीक है। उन्होंने भी जो है उसमें कॉन्सेप्ट दे रखे थे ना, 3 दिए थे या 4, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, 3 जो है उन्होंने जो है लेवल बता रखे थे और 6 स्टेजेस बता रखी थी, ठीक है। तो जो उनकी 6 स्टेज थी जिसमें जो है उन्होंने ह्यूमन पे ज्यादा, ह्यूमैनिटीज पे जो है ज्यादा बल दिया था कि मानवता जो है वही इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे। एग्जांपल के जरिए जो है अगर मैं ऐसा कहूँ आपको, तो वो वाला जो है कॉन्सेप्ट जब उन्होंने दिया था, तो वहां पे नैतिक मूल्यों को जो है कहीं ना कहीं उनकी नैतिक मूल्य और साथ में जो है लाइफ को लेकर के अगर दोनों के बीच में दुविधा उत्पन्न कर देते थे वो, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट में अभी हम नहीं जाएंगे ज्यादा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। मैं तो पहले ही कहा कि वो जो करते थे क्या करते थे, कहानियां सुनाते थे और कैसी नैतिकता भरी हुई कहानियां सुनाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से प्याजे से रिलेटेड है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरणों के अनुसार इंद्रिय नामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों में सरोकार। फिर है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड जो है वो सही है। अनुकरण यानी कि इमिटेशन, स्मृति यानी कि आपकी मेमोरी, मानसिक निरूपण यानी कि मेंटल एबिलिटी आपकी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो संज्ञानात्मक है आपका शब्द वो किससे संबंधित है, वो आपका मानसिक गतिविधियों से, ठीक है। यानी कि आपकी जो कॉग्निटिव वर्ड है वो क्या है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज, रिलेटेड टू योर मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चा जो भी चीजों को सीखता है वो कहीं ना कहीं जो है इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, नकल करता है, ठीक है। और फिर जाकर के वो आपको पता है संज्ञानात्मक जो है वो आपका संबंधित है कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी से। आप बच्चों को जो चीजें याद रहती है, जो 4 स्टेजेस बताई थी उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था किस तरह से बच्चा जो है चीजों को याद रखता है। सेकेंड स्टेज में उन्होंने बता रखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो मैंने अभी बताया आपको कि वो ऐसी दुविधा उत्पन्न कर देते थे, एक साइड आपको लगता है कि ये चीज सही है और एक साइड आपको ऐसा लगता है बच्चे को कि वो चीज गलत है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, हमें कई बार हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, जैसे उसने हेज वाले कॉन्सेप्ट में किया था कि वो दवाई लेता था, ठीक है,
दवाई लेता था ना, स्टोरी में बताया रखा है कि अपनी उसकी वाइफ जो है बहुत बीमार होती है, लेकिन उसको दवाई जो है वो बहुत कॉस्टली होती है मेडिकल स्टोर से, तो वो क्या करता था, रात को चुरा लेता था। अब एक साइड उसको अपनी वाइफ बचानी थी, उसकी लाइफ सेव करनी थी, सेकंड साइड जो है चोरी जो उसने की वो गलत है या सही, ठीक है। अब दोनों के बीच में दुविधा उत्पन्न करती, हमारे नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग जो है वो चोरी गलत थी, लेकिन जान बचाना वो जरूरी था, ठीक है। तो जब ऐसे होते हैं, जब इस टाइप के जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं, कोलबर्ग के अनुसार जो है वो कौन सा चिंतन या कौन सा प्रोसेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सहयोग की नैतिकता, सेकंड है नैतिक तर्कना, थर्ड है आपका नैतिक यथार्थवाद, फिर है नैतिक दुविधा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें आपका नैतिक तर्कना आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है सेकंड वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो जो वाइगोत्स्की की आपकी थ्योरी है वो क्या कहती है ना, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, सेकंड है बच्चे उन सभी की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनको बुद्धि लोधांक से कम होता है, मतलब यानी कि उनका आईक्यू लेवल जो है वो कम होता है, फिर है आपका सहयोगात्मक समस्या समाधान, फिर है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो इसमें जो है क्या सही आंसर रहेगा आपका, सहयोगात्मक समस्या समाधान, कि उनको जो है अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको जो है इंडिविजुअल हम जो है उनको जो है समझ से पहले, ठीक है, उनकी समस्या को जो है सुलझाने में जो है हम उनका सहयोग दें उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। देखो जेडपीडी का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, जिसमें जेडपीडी क्या होता था, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या था, जेडपीडी का जो है मैंने आपको पहले बताया था, एक होता है एक्चुअल डेवलपमेंट एडी और एक होती है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो होता है वो आपका जेडपीडी होता है, ठीक है। और जो ये दोनों के बीच की जो लास्ट प्रक्रिया होती है वो क्या होती है आपकी स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो किसने जेडपीडी कॉन्सेप्ट को दे रखा था, अगर स्कैफोल्डिंग से आपको तब याद आएगा जब आपको जेडपीडी याद होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बात की गई थी, क्या संकेत करता स्कैफोल्डिंग आपका, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग या फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, देन है अनुरूपित शिक्षण, फिर है पूर्व अधिगम का की पुनरावृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ठीक है। तो हमने अगर जेडपीडी का अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे देख लें तो आपको जो है थोड़ा सा याद आ जाएगा। जेडपीडी की अगर हम बात करते हैं ये है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जो है अगर पैदल आना है, मान लो 5 किलोमीटर है, तब तो आप आसानी से यहाँ तक पैदल आ जाते, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक आना है मतलब 25 किलोमीटर अगर पैदल चलना, तो आप क्या करेंगे, आप हेल्प लेंगे किसी चीज की, ठीक है। जो आपने हेल्प ली वो क्या हो गया आपका, वो आपके जो है जेडपीडी होगी, जो हेल्प लिया आपने। और जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस था, यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या हुआ आपका स्कैफोल्डिंग, नहीं, जो यहाँ से यहाँ तक था ये आपका जेडपीडी हुआ, और जो आपने हेल्प ली वो आपका क्या था, स्कैफोल्डिंग था, ठीक है। तो जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करते हैं, तो जब भी आप किसी से अस्थायी सहयोग लेते हैं वो आपकी क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है, ठीक है। एक बार जेडपीडी के कॉन्सेप्ट को आप जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। वाइगोत्स्की का किसका है, ये वाइगोत्स्की का है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑब्जेक्ट का जो उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस जो रहती है वो किस उसमें रहती है, बच्चा कौन से स्टेज में जो है जब उसको लगता है कि नहीं अच्छा ये ऑब्जेक्ट है। हम कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या करते हैं, कोई मान लो कि अभी आपके पास जो है 2 साल का बच्चा है और उसको जो है आप एक बॉल देते हैं,
थोड़ी देर के लिए आप उसको बोल देते हैं और बॉल को छुपा देते हैं बाद में, ठीक है, बोल देते हैं और बॉल को छिपा देते हैं। अब उसके माइंड में ये पिक्चर बन जाती है कि हाँ ये बॉल भी होती है, मतलब बॉल है इस दुनिया में, ऑब्जेक्ट जो है ये चीज भी है। तो वो कौन सी वाली स्टेज में होती है? मूर्त सक्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण, संवेदन प्रेरक चरण, फिर पूर्व सक्रियात्मक चरण। ठीक है, कौन सी स्टेज में होती है? अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको स्टेजेस ऑलरेडी 4 की 4 जो है, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको पता होगी। ठीक है, कौन सी वाली में होंगी? संवेदन पर प्रेरक चरण में, जहां पे जो है आपका आप जो है जिस भी चीज को बच्चा जो है टच कर लेता था या देख लेता था, उसको जो है क्या रह जाता था, पता चल जाता था कि ये जो है उस चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो आपको पता चल जाता था कि हाँ ये भी होती है। ठीक है, खुद को भी आप इमेजिन कर सकते हैं इसमें कि अगर आप बच्चे होते तो आप जो है क्या क्या आपको चीजें कैसी कैसी आपको रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा से बाहर रखने वाले शिक्षक के लिए डैश ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिक्स्ड एज वाले जो बच्चे हैं, अगर आप उनको कक्षा से बाहर रखते हैं तो शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, कौन सा ज्ञान होना जरूरी है? फर्स्ट है उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सेकंड सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, थर्ड है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, फिर है विकासात्मक अवस्थाएं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये वाले तो हो ही नहीं सकते हैं किसी भी हाल पे, पहले तीन। ठीक है, तो यही आएगा आपका। ठीक है, कि उसकी जो स्टेजेस हैं, डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, जैसे आपने देखा था डेवलपमेंट जब होती है बच्चे की तो अलग अलग स्टेजेस होती है। यहाँ पे आपको मैं अगर बात कहूँ तो प्याजे ने जो है एक बहुत अच्छी सी वो कहा था कि सेम एज वाले बच्चे जो है वो क्या करते हैं, सेम थिंकिंग करते हैं। ठीक है, सेम एज वाले बच्चे जो है वो सेम थिंकिंग करेंगे, जबकि अगर हम अलग एज वाले बच्चों को अलग सेम थिंकिंग देते हैं तो वो सेम थिंकिंग नहीं करेंगे। मतलब 2 साल के बच्चे से अगर हम 6 साल वाले बच्चे का काम करवाते हैं तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है, इसका थिंकिंग प्रोसेस अलग है। तो प्याजे ने जो है इस पे भी जो है बहुत अच्छे से बोला था। तो यहाँ पे जो है हम तभी उनको जो है अलग उसमें रख सकते हैं, उनके बिहेव के अकॉर्डिंग जो उनको तभी अलग कर सकते हैं जब हमें जो है उनका डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में हमें उनके ज्ञान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज की सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख रखा है कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम करनैल सिंह है और जबकि उनपे जो है कानूनी कार्यवाही की गई है, इसके बाद भी जो भी उनके खर्चे हैं उसमें जो है वो टैक्सेस नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देंगे। जब उन्हें पता है कि ये जो है टैक्स देना जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जो अनावश्यक बाधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, वे संभवतः कोल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? अच्छा ये भी देखो, ये भी किसका कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल दिया, कोल वर्ग के। तो कोल वर्ग के एग्जाम्पल के अगर हम बात करते हैं, उसकी स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कौन सी आएगी यहाँ पे? ये कौन सा आएगा? पाश्च परंपरागत आएगा। ठीक है, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट थे आज के हमारे 3 थिंकर को लेकर के थे, एक प्याजे को लेकर के, एक वाइगोत्स्की को लेकर के और दूसरा जो है आपका कोल वर्ग को लेकर के। ये तीनों थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार जो है क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम स्टडी सर्विस के साथ बने रहिए और आपको मॉक टेस्ट कैसे लग रहे हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए और डेली मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करते रहिए, अपनी तैयारी को जो है लगातार जारी रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।